अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक कहानी। शगुन। तांगे वाले की आवाज़ सुनकर मेरे सबसे बड़ी मौसी अपने सफ़ेद फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर का शेड बनाकर और चेहरे पे तने हुए झुर्रियों के जाल में से गुर्रा के बोली, अबे अंदर आकर सामान उठा, क्यों नहीं ले जाता? मैं क्या खुद उठा सकती हूँ? जी अच्छा, ये कह के टांगे वाला अंदर आया तो मैं तब तक वहाँ रोटी के दो दो निवाले जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतार चुका था। पानी के लिए गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी नई नवेली दुल्हन रसोई के सामने एक चौकी पे गट्ठी सी बनी बैठी थी, लेकिन घूंघट की आड़ से मेरी सब हरकत देखती जाती थी कि मैं निवाला कैसे तोड़ता हूँ, कैसे तरकारी में 5 उँगलियाँ डुबोता था और कैसे मुझे हंसी आ गई। हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ और इसके पास जाकर बोला, ये टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? मुझे घर भर में जितनी औरतें और लड़कियां मौजूद थीं मेरे इस जुमले पे खिलखिलाकर हंस खिलखिला के हंस उठी। वो बेचारी मारी शर्म के दोहरी हो गई। ये चंद्रा बहुत शरारती है, हद से ज़्यादा शरारती। ये कह के बड़ी मौसी ने मुझे मारने के लिए इधर उधर हाथ मारा, लेकिन इसके हाथ में कोई चीज़ नहीं आई। मैं ब्याह में मिले हुए रेशमी प्रिंटेड रुमाल से मुंह पोंछता हुआ इसके बिल्कुल पास पैरों के बल बैठ गया और कहा, ले मार मौसी, जितना जी चाहे मार। लेकिन इसने मुझे मारने के बजाय मेरा माथा छुआ और हाथ चूमे और कहा, मैं कहती हूँ तू अपनी दुल्हन के साथ बातें करने के लिए कितना बेचैन है। अब हम लोग जा रहे हैं रात को, जी भर के इसके साथ बातें करना, समझे? लोग जा भी तो चुको। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जा तो रहे हैं बेटा, जल्दी जाओ ना। घर भर कह का हजार बन गया। वह दुल्हन के गिर्द छोटी बड़ी कुंवारी नई ब्याही कई लड़कियां जमा थी। मर्द होले होले हम खांसते मुस्कुराते इधर उधर घूमते फिर रहे थे। सामान उठाने में मैंने टांगे वाले की मदद की। ट्रंक, बिस्तर, गठरियाँ। टांगे में बड़ी मुश्किल से बड़ी मौसी और इसकी बहू और 3 बच्चे समा सके। मेरे बड़े मौसा के लिए जगह ही ना रही। मैं लपक के अपनी साइकिल उठा लाया। आओ मौसा, तुम मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। ना भाई ना, मैं कभी ना बैठा इस शैतानी साइकिल पर। डरो मत मौसा, गिरोगे नहीं, मैं खूब संभाल के साइकिल चलाता हूँ। इसके नाना करने पर भी मैंने इसे पीछे कैरियर पे बिठा लिया। इन सबको सवार करवा के लौटा तो घर की चहल पहल किसी तरह भी सर्द मालूम हो नहीं हुई। अभी कई मेहमान बाकी थे। जहाँ मैं रहता था वो दरअसल मेरी दूसरी मौसी का घर था, यानी बड़ी से छोटी मौसी का। चूँकि मेरी शादी मौसी के घर में हुई थी, इसलिए इसमें मौसी के ससुराल के कई लोग शरीक हुए थे, जिनमें से कुछ तो इसी शहर में रहते थे और कुछ दूसरे शहरों में। उनके अलावा भी कई रिश्तेदार थे, चाचा चाची, उनके बच्चे वगैरह। मोहल्ले वालियां अभी तक दुल्हन को देखने के लिए जोक दर जोक चली आ रही थी। जहेज में मिला हुआ सामान, पलंग, कुर्सी, मेज़, मोरहा, शीशा, बर्तन, सब छोटे से सहन में बिखरा हुआ था। अड़ोस पड़ोस में जो एक कमरा आर्जी तौर पे लिया गया था, इसे खाली कर दिया गया था। कुछ मेहमान रात को दूसरी गाड़ी से जाने वाले थे जो 10 बजे जाती थी। मुझे देख के मौसी ने कहा, एक टांगे वाला ले आ जगदेश, ज़रा लपक कर। क्यों, अब कौन जाएगा? उनके मामू भाई और बच्चे। लेकिन अभी तो गाड़ी छूटने में बहुत वक्त है। अगरचे मैं चाहता था कि वो लोग जल्दी से जल्द चले जाएं, वो अभी जाएंगे, शहर में किसी से मिलना भी है। मैं दौड़ के टांगा ले आया। वो लोग भी लद कर चले गए तो घर की रौनक का फिर जायज़ा लिया। कोई कमी महसूस हुई? मोहल्ले की चौधराइन कई औरतों के साथ लेकर सहन में जम गई थी। सब मिलके शगुन गा रही थी, सुहाग की पहली रात के मनोहर गीत, जिनमें नए शादीशुदा जोड़ों को नई ज़िंदगी के शानदार आगाज़ के लिए दुआएं दी जाती हैं। मेरी दुल्हन सर से पाँव तक सुर्ख जोड़ा और सुर्ख जुराबें, सुर्ख सैंडल, हाथी दांत का सुर्ख जोड़ा पहने इनके दरमियान बड़ी सादतमंदी से सर झुकाए हुए बैठी थी। मेरी मौसी कभी इधर जाती कभी उधर जाती, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं रहती थी। अब तो खैर शादी थी, शादी वाले घर में आगे पीछे काम ही काम बिखरा पड़ा था। कोई दूसरा करे ना करे, मौसी हाथ में कोई ना कोई चीज़ उठाए इधर से उधर रखने समेटने में मसरूफ़ थी। गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े पहने जो अब कुछ मैले हो गए थे। आम तौर पे वो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। मुझे इस
इस फैशन में अपनी मौसी और भी अच्छी लगती थी। उधड़ लपक हुए गाल, दुबली पतली, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मुझे देख के बोली, ज़रा अंदर चल। अंदर लेके जाके बोली, मेरा ख्याल है आज सब चले जाएंगे, लेकिन सब नहीं जा रहे। इस कमरे में तो सामान ही इस कदर भर गया है कि सोने के लिए चारपाई डालना भी मुश्किल हो गई है। ऊपर की बरसाती जो कबाड़ से भरी हुई थी, इस पर तुम्हारे मौसा कब्जा किए पड़े हैं। कहते हैं मैं रात भर खांसता हूँ, बलगम थूकता हूँ, मुझे अकेली जगह चाहिए, नीचे भीड़ में नहीं सोऊंगा। मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। अपने और दुल्हन के दरमियान फासला कम होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन ये ना पूछा। फिर मौसी क्या करूं, चुपचाप बगलों में हाथ देकर इनकी तरफ देखता रहा। वो खुद ही सोच के बोली, कल तक पड़ोस से 2 कमरे मांगे गए थे, उनमें से एक फिर मांग लूँगी। कुछ मेहमानों को ही इसमें सुला दिया जाएगा, क्योंकि बिला वजह मेहमानों को घर से निकालती हूँ मौसी। बिला वजह वो मेरी बात पे हंसती हुई जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। मैं भी घर से बाहर निकल आया। 9 बज रहे थे। दुल्हन को देखने और उससे मिलने के लिए जी बहुत बेताब था, मचल रहा था। दिल पे एक अफसुर्दगी सी आहिस्ते आहिस्ते उतरती हुई महसूस हो रही थी। आंगन से औरतों के गाने की आवाज़ें आ रही थीं। दूसरे कमरे में बसेरा कर रहा था। मुझे शादी करने का हक था, पहले मकान को बंदोबस्त क्यों नहीं किया। जब मैं वहाँ गया तो मौसी दुल्हन को पहले ही से ले जा चुकी थी। 30 बरस की मखमूल, मायूस, उदास जमुना अपनी रसोई के दरवाजे पे खड़ी अपने रूखे सूखे बालों के जूड़े को जल्दी जल्दी दुपट्टे से ढांपने की कोशिश कर रही थी। इसके पास भी एक ही कमरा था। हमारी खातिर इसने रसोई में सोना मंजूर कर लिया था। इसने छोटी सी चारपाई रसोई के अंदर घसीट ली। इसके इस एहसान को मौसी अपने ऊपर एक कभी ना उतर सकने वाला कर्ज बता रही थी। कमरे के अंदर जाते ही मुझे यूं लगा जैसे सारा घर जाग पड़ा हो। अड़ोस पड़ोस के सब औरतें जाग गई हों, जो अभी थोड़ी देर पहले खूब गहरी नींद सोई हुई नजर आ रही थीं। वो सब अब दबे पाँव जमुना के पास आ जा रही थी। इनके मोहतात पाँव और दबदबी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। अगलम सगलम सामान से घसा ठुसा भरे हुए कमरे के अंदर एक ही चारपाई बिछी हुई थी, जिसके बीचों बीच मेरी दुल्हन सिमटी हुई बैठी थी। बिजली के कम पावर वाले कुमकुमे की जर्द रोशनी में वो मुझे ख्वाब की परछाई सी नज़र आ रही थी, जैसे अभी हवा में तहलील हो जाएगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से सीने के साथ टकराने लगा। किसी औरत से खलवत में मिलने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मैंने अभी अपनी दुल्हन की सूरत भी नहीं देखी थी। जहन में बहुत सी बातें जमा कर रखी थी। वक्त आने पे सब भूल गया। कहने के लिए अल्फाज नहीं मिले तो दीवार पे लगे कैलेंडरों तस्वीरों को देखने लगा। साबुन, बिस्किट, बैटरी, सिगरेट वालों के कैलेंडर थे। कहीं कहीं फिल्मी एक्टर्सों के और देवी देवताओं की तस्वीरें भी थीं। लकड़ी के एक तख्ते पे शिव जी और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों के सामने कपड़े में लिपटी हुई एक मजहबी किताब रखी हुई थी। पास ही अगरबत्ती के पैकेट पड़े थे। जमुना की पति की तस्वीर भी वहीं रखी थी। शायद वो रोज़ाना पूजा पाठ करते समय इसकी भी आरती उतारा करती थी। मैं ज़्यादा देर तक दीवारों को घूरता हुआ खड़ा ना रह सका। दुल्हन मुझे घूंघट की ओट में से देख रही थी। जब मैं इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो इसने फिर से सर झुका लिया। मैं ज़रा सा खांस कर इसकी तरफ बढ़ा। चारपाई के पास फर्श पे एक खत गिरा पड़ा था। इसे उठाकर देखा। जमुना के नाम था। जाने किसने लिखा था। अपने सहारे के लिए इस खत को पढ़ने लगा। शौहर ने बीवी को बहुत ही गलीज़ गालियाँ दी थीं। इसके चाल चलन पे शक और शुबा जाहिर किया था। इसे आइंदा खर्च न देने और हमेशा से बाहर रहने की कसम खाई थी। ये सब बातें पढ़ के मेरी खुशी के जज्बात से भरे हुए दिल पर जैसे ओस पड़ गई। शादी की पहली रात में ऐसी बातों का तस्वर भी नहीं करना चाहता था। मैं इस घर में रात गुजारना वाकई एक बदशगुनी थी। उम्मीदों और आरज़ुओं की भरी हुई अपनी ज़िंदगी के लिए कहीं भी हमें भी ऐसे ही हालात से दो चार ना होना पड़े। दुल्हन पर एक सहमी हुई नज़र डाली। से क्या हुआ, इससे क्या कहूँ। क्या वो मुझसे ज़िंदगी भर मोहब्बत करने का अहद करेगी, ऐसा अहद निभाएगी। मैंने खुद से पूछा। खुद को बहुत अफसरदा पाया। ख़त को फिर से पढ़ा 2-3 बार, कई बार फिर इसे उलट पुलट कर देखा। आज ही दिन में आया था।
इस पर आज की तारीख पड़ी थी, इसे ऊपर तख्ते पे रख दिया और फिर दुल्हन के पास बैठ के सोचने लगा इसे क्या कहूँ, इसे कुछ ना कह सका। मेरी आंखों के सामने जमुना का चेहरा घूम गया। वो इस वक्त रसोई में चारपाई पे औंधी पड़ी सिसक रही थी। इसका पति किसी शहर में शराब के नशे में धुत वाही तबाही बक रहा होगा। ये सब बातें दुल्हन से कैसे कहूँ, शादी की पहली रात को ऐसी बातें सुनना पसंद करेगी। मैंने अभी तक इसका घूंघट भी नहीं उठाया था। इस कमरे में हमें घंटे भर से ज़्यादा गुजर चुके थे। मैं अपने ख्यालों में खो सा गया था। बाहर सब सो चुके थे। कोई आवाज़ नहीं आती रही थी, कोई चाप, कोई दबी दबी हंसी। में अपना चेहरा दुल्हन के करीब ले गया, मुस्कुराने की कोशिश की, इसका घूंघट उलट देने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। इसी वक्त दरवाजे पर बड़े ज़ोर से खटखट होने लगी, इतनी ज़ोर से कि मेरे दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गईं। जाने कौन था। जब बहुत भारी और कड़क आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, तो समझा जमुना का शौहर था, लौट आया था। खिलाफ़े तौफीक वो हमें अपने घर पर एक पल नहीं रहने देगा। मैं दुल्हन को लेके कहाँ जाऊँगा। मौसी और घर वाले सो चुके थे। रात के 2 बज रहे थे। दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर बूट की ठोकरें पड़ने लगीं। खोलो खोलो। वो गुस्से से पागल होकर चिंगाड़ रहा था। मैंने दुल्हन की तरफ देखा, वो घूंघट के अंदर बेहिस और हरकत बैठी थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा गुस्से और खौफ से थर थर काँप रहा था। अचानक जमुना की आवाज़ सुनाई दी। उधर के दरवाजे से बाहर निकल के अपनी पति से कुछ कह रही थी, लेकिन वो हमारा दरवाज़ा खुलवाने पे बज़िद था। इसे शक था कि कमरे के अंदर ज़रूर जमुना का कोई यार छुपा हुआ है। वो ऐन मौके पे आ पहुंचा, इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो इसकी यार की गर्दन उड़ा देगा। मैंने अपनी गर्दन पे इसके हाथों की गिरफ्त महसूस की। बीवी से पहली बार मिलने की सारी सनसनी खो बैठा। लगता था मेरे गले के अंदर कोई भी शय फंस कर रह गई है। जाने क्या था। सर घुमा के शिव जी की मूर्ति की तरफ देखा। इसकी नीली गर्दन के अंदर सारी कायनात का जहर भरा हुआ था। मैं भी जैसे जहर का लबालब भरा हुआ प्याला पी लिया। तहकीर, नदामत और गुस्से का जहर। मैंने दुल्हन के पास खड़े होकर मुख्तसर तरीन अल्फाज में से जमुना और इसके पति का किस्सा सुनाया, ताकि वो भी आने वाले ख़तरे के लिए पहले से तैयार रहे। इसने ये सुनकर कोई जवाब न दिया, घूंघट भी ना उठाया। मैंने भी इसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं की, बस शुगुनी जाहिर हो रही थी। जमुना के पति ने आखिर दरवाज़ा खुलवा ही लिया। इसे अपना शक रफा करना था। अंदर आकर इसने मुझे घूर कर देखा, फिर मेरी दुल्हन को, और फिर कोई अल्फाज कहे बगैर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। बाहर जाकर जमुना से पूछने लगा, अब मैं कहाँ सो मरूं, बता। मैंने अपना बिस्तर लिपेट लिया। दुल्हन उठ खड़ी हो गई। जमुना इसकी मिन्नत समाजतें करने लगी। मेरे होंठ फरते गम से फड़फड़ा रहे थे। बाहर जाने से पहले जमुना का शौहर के सामने से गुजरना पड़ेगा। मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। बीवी को लेके खुली छत पे चले जाना इससे बेहतर था। मैंने शादी करके गलती की थी। मैंने दुल्हन की तरफ देखा। चौंक पड़ा। वो शिव जी पार्वती के सामने हाथ जोड़े सर झुकाए सिसक रही थी। मैंने बगल में उठाया हुआ बिस्तर चारपाई पे रख दिया। इसके दोनों कंधों को छुआ, मेरी आगोश में सिमटती चली आई। मेरे सीने में आंसुओं से भरा हुआ चेहरा छुपा लिया। हम दोनों चारपाई पे बैठ गए, एक दूसरे से कोई बात नहीं की। इसके बाद जमुना के पति की कोई आवाज़ सुनाई ना दी, अगरचे हर लम्हे इसकी तवक्को आवाज़ पर दिल धड़कता था। सुबह का ज़िप की अभी रोशनी नहीं छूटी थी। मैंने अपनी दुल्हन को अपनी आगोश में गहरी नींद सोते हुए पाया। मैंने इसके चेहरे को पहली बार गौर से देखा। दूध की तरह निखरा उजला खूबसूरत चेहरा, बड़ी हरी गुलाफी आंखें, कमान की तरह तने हुए अबरू, गुलाब की पत्तियों की मानिंद नर्म और नाजुक सुर्ख होंठ में इसके होंठों पे झुक गया। मेरे लम्स पाकर इसने आंखें खोल दी। एक लम्हे तक हैरानी से मेरी आंखों में डूबकर देखती रही, फिर शर्मा के चेहरा छुपा लिया। मैंने कहा, उठो अपने घर चलें। इसने उठकर फिर घूंघट काढ़ लिया। मैं बिस्तर उठा के बाहर आ गया। सहन में से हम दोनों बहुत मोहताज चाल से गुजरे। रसोई का दरवाज़ा खुला हुआ था। जमुना और इसका पति एक दूसरे से हम आगोश छोटी सी चारपाई पे खूब गहरी नींद सोए हुए थे। ये कितनी अजीब बात थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।